Hello students, I hope you all are doing well. So we are going to do our next topic, that is historical change in sectors. So हम already पढ़ चुके हैं sectors के बारे में पहले, that is our 3 sectors, primary, secondary and tertiary sectors. So हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं what are the historical change, कैसे changes apply हुए थे. तो अगर आप अपनी book, I am following NCERT, let me tell you. So this is your NCERT. सो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे. सो जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर. सो जो पुराने टाइम पे अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बात करें, तो सबसे पहले जो सेक्टर्स हमारे पूरे इकोनॉमी में आया, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो, सारे डेवलप्ड नेशन की आई एम टॉकिंग अबाउट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो स्टार्टिंग में था, बिगनिंग में था, आई एम टॉकिंग अबाउट इन बिगनिंग, लेट मी टेल यू हिस्टोरिकल, वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर था. फाइन, अब आगे आगे पढ़ेंगे कौन से सेक्टर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं और कैसे इंपॉर्टेंट हैं. सो द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, इस सेक्टर में क्या था? फार्मिंग था, एग्रीकल्चर था, मीन्स वी आर डूइंग प्रोड्यूसिंग और वी आर with the help of nature directly we are getting the products. ठीक है. सो यहाँ पे क्राफ्ट आ जाता था. ठीक है. सो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स. यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज यही प्राइमरी सेक्टर से स्टार्ट हुई. सो उसके बाद क्या हुआ? देयर वाज अ ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्मी एक्सेट्रा बीन इनबिल्ड. ठीक है, इनबिल्ड हुई इसके बाद ये सब. However, this stage most of the goods produced were natural product from the primary sectors. अगर हम पहले वैसे बात करें तो सारी जो स्टेजेस थी, जो सबसे पहले बात की गई है वो क्या की गई है? नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात गई है प्राइमरी सेक्टर से जो कि प्रोड्यूस होती हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. पुराने टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड थे ज़्यादा, या जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली, जो वर्किंग थे, वो किस सेक्टर में थे? दैट वॉज योर प्राइमरी सेक्टर. सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, आफ्टर सम टाइम यू कैन से मोर देन 100 years, especially because न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस. क्या हुआ उसके बाद? धीरे 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 मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई? चेंज हुई. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स चेंज हो गए. पहले जैसे मेथोलॉजी से यूज़ करते थे प्रोडक्शन, नाउ इट इज़ बीन चेंजिंग. हम क्या करने लग गए? हम फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स को बनाने लग गए. सो फैक्ट्रीज इन्वेंट हुई. उसके बाद क्या हुआ? दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन द फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन अ लार्ज नंबर्स. तो अब जो फार्म्स में काम करते थे ज़्यादा, फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गए. लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर वर्किंग नाउ देयर. उसके बाद क्या हुआ? पीपल बिगेन टू यूज मेनी मोर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री. तो पहले से फार्म प्रोडक्ट यूज किया जाता था, बट नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द फैक्ट्री प्रोडक्ट्स एट द चीप रेट. बिकॉज ये क्या था? चीप रेट पे था. कंपैरेटिवली क्या था? सस्ता था. क्योंकि फैक्ट्री में आप देखें तो सस्ता प्रोडक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज विद लेस कॉस्ट मोर प्रोडक्शन इज बीन देयर. कम पैसे से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि एक मशीनरी 100 लोगों का काम कर लेती है. तो इससे क्या हो जाता है? प्रोडक्शन की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सो उसके बाद क्या बोला कि पीपल बिगिन टू यूज मेनी मोर गुड्स वर टू प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एट अ चीप रेट. सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्योंकि फैक्ट्रीज की बात हो गई, तो फैक्ट्रीज आपको पता है सेकेंडरी में आती हैं. तो सेकेंडरी के बारे में बताया गया यहाँ पे. सेकेंडरी सेक्टर्स जो है वो ग्रेजुअली टाइम टू टाइम क्या होता गया? इंपॉर्टेंट बनता गया. बिकॉज जो टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे बढ़ने लग गई. प्राइमरी से शिफ्ट होकर कहाँ चली गई? सेकेंडरी में चली गई. Over a time, shift had taken a place and this means importance to this sector. तो उसके बाद प्राइमरी के बाद अगर इम्पोर्टेंस किसको मिलने लगी बेटा? दैट इज योर सेकेंडरी सेक्टर्स. बिकॉज फैक्ट्रीज के ऊपर लोगों ने शिफ्ट होना ज़रूरत समझा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इस सेक्टर में थी, प्लस कॉस्ट कम और चीप रेट पे प्रोडक्ट्स मिल जाते थे. फाइन. सो नेक्स्ट इज इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी. अब अगर हम 100 years के पास्ट, पिछले 100 साल की बात करें, तो
सेकेंडरी सेक्टर्स के बाद एक और सेक्टर हमारे देश में आने लग गया, या पूरी डेवलप्ड कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में आने लग गया, दैट इज योर टर्शरी सेक्टर. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू that tertiary sector is also called as service sector. Fine. So the service sector has become most important in terms of total production. So production का काम ही नहीं हो सकता बेटा, प्रोडक्शन अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक हमारे पास कौन सा सेक्टर नहीं है, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर नहीं है. सो ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होता गया. सेकेंडरी से लोग कहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, अब सर्विस सेक्टर में होने लगे. मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. दिस इज जनरली पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में यही पैटर्न जो है जनरली वो अपनाया गया, लोग सर्विस सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए. So what is the total production and employment in 3 sectors in India? हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं because we are following India economy. So यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 सेक्टर्स में कैसी है इंडिया में, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, हम ये तीनों को कंपेयर करेंगे. सो अगर आप इसको ये डाटा देखें, आपको यहाँ से बहुत इजीली समझ आएगा. जीडीपी, that is gross domestic product by the primary, secondary and the tertiary sector. So अगर आप देखें यहाँ पे आपको ये जो हिस्टोग्राम है 1970 to 71 आप देखें, ग्रीन क्या मतलब है, ग्रीन का मतलब प्राइमरी है, येलो का मतलब सेकेंडरी है एंड पर्पल मीन्स टर्शरी. फाइन. तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन देखें, सबसे ज़्यादा आपको ग्रीन में नज़र आएगी, फिर येलो में नज़र आएगी, उसके बाद आपको कहाँ नज़र आएगी, पर्पल में, ठीक है. टर्शरी में कम है. बट 2010 और 11 का डाटा देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट सब में हुई है, ऑल हैज़ इंक्रीज. बट अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ आया है, टर्शरी सेक्टर. मतलब यहाँ ज़्यादा लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया, सर्विस सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता चला गया. सेकेंडरी भी बना बट लिमिटेड, इससे कंपैरेटिव कम. और प्राइमरी देखिए वो भी डेवलप हुआ लेकिन इससे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से कम. So there we are getting that how tertiary sector is becoming more important on above of these 2 sectors. ठीक है, ये 2 सेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेक्टर के बिना हम इन 2 सेक्टर्स को कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा सकते. टर्शरी सेक्टर में आपको याद करवा दूं क्या क्या आता है, इंश्योरेंस, फाइन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. ये 5 चीजें किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में आती हैं, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. फाइन. सो अगर आप जब ये ग्राफ को रीड आउट करेंगे, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया दैट यू विल फाइंड इन दिस एक्सप्लेनेशन. सो आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट डज इट मीन. अब इसके बाद ये भी आप सारा पढ़ेंगे. सो आपको क्या पता लगेगा, यू विल फाइंड कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल बनती गई है पास्ट डिकेड्स, मतलब पिछले कुछ सालों में. अगर हम बात करें कि न्यू सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर लोग ज़्यादा अब बेस्ड करने लग गए हैं. तो हमें यहाँ पे और क्या पता लगेगा, वी ऑल्सो फाइंड सर्विस सेक्टर इज इंडियाज एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड्स पीपल. सर्विस सेक्टर में बहुत तरह के लोग जो है एम्प्लॉयड हैं. लिमिटेड नंबर सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड, इसमें स्किल्ड भी हैं, हाईली स्किल्ड लोग भी हैं, एजुकेटेड वर्कर्स भी हैं. फाइन. सो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इसमें इंगेज्ड हैं. सो सर्विस सच एज स्मॉल कीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा. दीज पीपल बेयरली मैनेज अर्न living and yet perform these service because no alternative opportunities for work and available to them. जैसे अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, टैक्सीज हैं, ठीक है, टैक्सीज पे दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस. सो लोगों के पास हार्डली दे आर नॉट हैविंग ऑप्शन. एक्चुअली सम ऑफ द पीपल कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ना. दे आर हैविंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट या लिमिटेड कैपिटल या कह लो लिमिटेड पैसे होने की वजह से दे कैन नॉट मैनेज और प्रोड्यूस बिजनेस. तो वो क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर्स में चले जाते हैं. लाइक ट्रांसपोर्टेशन, अपनी टैक्सी ले ली और टैक्सी से दे आर अर्निंग गुड. फाइन. ऐसे इंश्योरेंस का काम हो गया, ऐसे एजुकेशन का काम हो गया. तो जिसमें क्या है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कुछ गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर
वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. फाइन. अब आगे ग्राफ देखते हैं हम लोग. नाउ वी आर गोइंग टू डू ग्राफ नंबर 2. यहाँ पे देखिए कि जीडीपी यानी कि इनकम लेवल, जीडीपी का मतलब होता है इनकम. फाइन. सो इनकम कहाँ ज़्यादा बढ़ने लगी. 1970 से 71 हमारा जीडीपी का ग्राफ देखिए, और 2010 में देखिए यहाँ पे टर्शरी सेक्टर से इनकम देखो इतनी आ रही थी, बट 2010-11 में सेक्टर से इनकम बढ़ गई. कहाँ से इनकम ज़्यादा आने लगी हमारे देश को? दैट इज़ फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर. और नो डाउट सेकेंडरी से भी बढ़ी, लेकिन कंपैरेटिवली कम, और प्राइमरी से कम हो गई. लोग ज़्यादा कहाँ शिफ्ट हो गए अब? आइदर ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी में तो बहुत ज़्यादा लोग, मतलब प्राइमरी से निकलने स्टार्ट हो गए लोग. फाइन. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ this graph. So next is a remarkable fact about the India that while there has been change in the share of the three sectors, GDP a similar shift has not take place in employment. So बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया GDP में. क्या चेंज आया था हम ग्राफ नंबर 3 में देखते हैं. ये देखिए, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना. ठीक है, तो रोज़गार जब प्रोवाइड हुआ तो इन तीनों सेक्टर्स में किसने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया? तो ये देखिए 1970-71 में रोज़गार कहाँ सबसे ज़्यादा था? प्राइमरी में. सेकेंडरी में कम था, और टर्शरी में कंपैरेटिवली ठीक है, इससे ज़्यादा, बट सेकेंडरी से ज़्यादा, सेकेंडरी कम है. अब देखिए 2009 और 10 में प्राइमरी में रोज़गार कम होने लग गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, यहाँ के लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज इन टर्शरी एंड सेकेंडरी. तो यहाँ बढ़ गई रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी में भी बढ़ गया, और टर्शरी में तो ज़्यादा बन गया. फाइन. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ. डू रीड योर दिस पैराग्राफ्स एज वेल, बिकॉज इट विल गिव यू मोर क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस मीनिंग. फाइन. सो नेक्स्ट इज आर, अब नेक्स्ट क्या है? So production in the service sector rose by the more than 14 times. Employment in the service sector rose around 5 times. ये आपके इसी ग्राफ के बारे में बताया गया. ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है. Now next that we are going to do is, yes, there we are. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एक स्टोरी ली है, वो स्टोरी हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मतलब टेकन अ केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर. अरहर की दाल होती है, सो अरहर वो बताया गया इन्होंने. सो एक एग्जाम्पल लिया है, लक्ष्मी है, 2 hectares की उसके पास ज़मीन है, वो अनइरिगेटेड है, इरिगेटेड नहीं है, मतलब पानी की फैसिलिटी नहीं है. और आपको पता है जहाँ पे पानी की, वाटर की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ लैंड को इरिगेट करना, उसको सिंचाई करना बहुत मुश्किल है. तो वो जो सिंचाई करती है किसके ऊपर डिपेंड होके करती है बेटा? दैट इज़ रेन. ठीक है, अगर बारिश हुई तो रेन होगी, अगर रेन होगी तो ही क्या करेंगे, वो क्रॉप्स को उगा पाएंगे. ठीक है. सो उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 5 members इन अ फैमिली वर्किंग इन अ प्लॉट. वो भी प्लॉट पे ही काम कर रहे हैं सेम, एंड नो वन एल्स दे गो टू वर्क, कहीं और काम नहीं करते हैं. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन आइडल. आइडल मतलब फ्री, तो कोई भी फ्री नहीं है, सब उसी लैंड पे काम करते हैं. लेबर एफर्ट्स हैं उन सबके, एज अ लेबर दे ऑल आर वर्किंग. सो ईच ऑफ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. हर कोई काम कर रहा है लेकिन पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि लैंड कितनी है उनके पास? 2 hectare लैंड है सिर्फ. 2 hectare लैंड में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे ऑल आर वर्किंग बट दे आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड. कुछ टाइम ही काम होगा. सो सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे. सो पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन द पोटेंशियल. तो जिसको, ये आपका क्या है? दिस इज वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज देयर. सो जिसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज डिस्गाइज्ड. क्या मतलब होता है?
यहाँ पे जितने लोग एक काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 15 बुक्स है, 15 बुक्स अब 2 बच्चे उठा के लेकर जा सकते हैं, बट मैंने वहाँ पे 5 बच्चे लगा दिए, 5 बच्चों को बोला कि वो बुक्स उठा के लेकर जाओ, तो बताओ मुझे 2 बुक्स जो 2 स्टूडेंट्स थे दैट आर एनफ, वो ही उठा के लेकर जा सकते थे, है ना, बट जो 3 एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने, तो क्या हो गया, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो फालतू लगा दिए। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे सेम इन्होंने यही बताया कि लेबर्स जो हैं जितने रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लेबर्स लगे हुए हैं कम काम के लिए, ठीक है, काम ज़्यादा नहीं है, काम थोड़ा है, सो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट आ जाता, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, वो डिस्गाइज्ड आती है। सो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ हिडन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब and is clearly visible unemployed, hence it is also called disguised unemployment. So suppose a land, चलो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं disguised unemployment तक, और मैं अब आपको इससे related assignment दूंगी, those things what I have told you, on the basis of that do your assignment and please read your NCERT till this. Thank you so much.